तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। लखनऊ में आयोजित एग्री हार्टी टेक किसान मेले की मुख्य झलकियां। बकरियों में लगने वाले रोग और परजीवियों से बचाव व उपाय। अगेती लौकी की खेती करके किसान ले सकते हैं अधिक आय। लखनऊ स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क में प्रदेश सरकार और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से कृषि और बागवानी के क्षेत्र में नई तकनीकियों पर आधारित 3 दिवसीय एग्री हार्टी टेक किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की और मेले में कई देशों की कंपनियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर किसानों को नई नई तकनीकों के बारे में बताया। लेकिन जो किसान भाई किन्हीं कारणवश मेले में नहीं पहुंच पाए हैं, उनके लिए अन्नदाता कार्यक्रम लाया है मेले की कुछ महत्वपूर्ण झलकियां। तो देखिए और लाभ उठाइए। देखिए, 3 दिन के मेले में 28 का इसका इनॉग्रेशन था, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको इनॉग्रेट किया और पूरे प्रदेश से और दूसरे स्टेट से भी इसमें फार्मर्स आए थे। पहले दिन का फुटफॉल 40,000 के आसपास था, काफ़ी अच्छा रहा। और इसमें बाहर की कंट्रीज़ भी हैं जो पार्टिसिपेट की हैं। फ्रांस है, इटली है, नीदरलैंड है, इज़राइल है, पाकिस्तान है। इन पहली बार इन लोगों ने यहाँ पे अपना अनुभव जमाया है, उनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। उसके बाद यूपी नोएडा का बहुत बड़ा एक स्टॉल है जो कि पूरा सोलर, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है, उसके ऊपर वो बनाया। काफी अच्छा रिस्पांस वहाँ भी मिला है लोगों को। एग्री हार्टी टेक किसान मेले में लगे प्रतिष्ठानों पर पहुंचे किसानों ने वहां उपस्थित कर्मचारियों से नई नई तकनीकियों की जानकारी ली। अवध इंडस्ट्रियल एस्टेट के चेयरमैन MH सिद्दीकी ने बताया कि वो पूरे प्रदेश में अवध किसान सेवा केंद्र खोलने जा रहे हैं, जहाँ एक ही छत के नीचे किसानों की सभी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। हम लोग उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेके आए हैं। अवध किसान सेवा केंद्र के नाम से हम 1000 किसान सेवा केंद्र यहाँ के ऊपर में उत्तर प्रदेश में खोलने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि गांव-गांव और छोटे छोटे शहरों में खोले जाएंगे, छोटे छोटे टाउन एरियाज़ में। और वहाँ से हर वो सुविधा उपलब्ध कराने की हम लोगों ने प्रयास रखा हुआ है कि किसान लोग जो हैं, किसान भाई लोग, उनको हर वो चीज़ मिल जाए जो उनकी ज़रूरत की। जैसे मट्टी टेस्टिंग से लेकर, पानी की टेस्टिंग से लेकर, खाद, बीज, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। इसके अलावा 2 ऐसे प्रोडक्ट्स हमने इंपोर्ट करे हैं अमेरिका से, जिसमें पानी की नमी मेंटेन करने के लिए एक सॉलिड रेन है और दूसरा एक डीजल पंप चलाने के लिए ये एक प्रोडक्ट है एवरेज प्लस, जो डीजल में 20% करीब बढ़ोतरी कर देता है एवरेज में और धुआं कम कर देता है। और इसके बाद हम लोगों ने ये सॉलिड रेन नाम से एक प्रोडक्ट है, ये जो भी अमेरिका का एक प्रोडक्ट है, ये जो पानी में अगर मिलाकर और मट्टी में जो है मिला दिया जाए तो मट्टी की नमी आने वाले 10 वर्षों तक के मेंटेन रखेगा और पैदावार 2 गुनी कर देगा। 1 हेक्टेयर में करीब 25 किलो डाली जाती है ये, और ये पहली बार हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इंडिया में हम लोग, और इसके आगे से बहुत फायदे होंगे लोगों को। पशुपालकों के सामने सबसे बड़ी समस्या पशुओं के लिए हरे चारे की है, क्योंकि दिन प्रतिदिन आबादी बढ़ने के कारण कृषि जोत कम होती जा रही है। इस समस्या से निजात पाने के लिए मेले में एक अत्याधुनिक मशीन का प्रदर्शन किया गया, जिसमें किसान 1 सप्ताह में भरपूर चारा उगा सकते हैं। ये मशीन पूरी तरह स्वचालित है। मशीन बनाने वाली कंपनी के विक्रय प्रतिनिधि ने बताया कि किसानों को ये बिना ब्याज के
आसान किश्तों पर उपलब्ध है। हम लोग 27 साल से रिसर्च करके हम लोग ने ये मशीन बनाई है, हाइड्रोफोनिक अंकुरित चारा हम लोग इसको बोलते हैं। आप यहाँ पे देखोगे 7 दिन में अंकुरित चारा आपको यहाँ पे उग जाता है। एक दिन आपको 12 घंटे का सोकिंग रहता है। कोई भी आप धान डालिए इसमें, कोई भी बीज डालिए, बीज आपको 12 घंटे सोकिंग करना है। आपको यहाँ पे देखते जाएंगे, आपको यहाँ पे ट्रे में डाल दीजिए ये सोकिंग होने के बाद। फिर आप जर्मिनेशन प्रोसेस ये मशीन करेगी। इसके अंदर एसी बिठा हुआ है, पीएलसी कंट्रोलर है, हीटर है। यहाँ पे आप देखेंगे आप यूवी लाइट्स है। ये मशीन आपको डिसाइड करती है कि यहाँ उसको क्या देना है, कितना लाइट देना है, कितना पानी देना है, कितना धूप देना है। ये सब होने के बाद 7वें दिन तक आपको हरा चारा 15 इंच तक आ जाता है, 1.5 फीट तक। आप यहाँ पे देखेंगे आपकी मिट्टी की जरूरत नहीं है, कोई रासायनिक खत नहीं है। यहाँ पे मशीन ऑटोमेटिकली सब कुछ कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद आप पशुओं को खिला दीजिए, पशु आपके हेल्दी रहेंगे, स्वास्थ्य उनका अच्छा रहेगा, 20% गुना आपको ज़्यादा दूध देंगी। जो 125 kg की है, इसकी कॉस्ट है 3.5 लाख रुपए। हम लोग डिस्काउंट करके 3,10,000 तक बेचते हैं। हम लोग ने 3 साल में 140 मशीन बिठाई है पूरे भारत में और सबको अच्छा रिजल्ट मिला है। एग्री हॉर्टिटेक किसान मेले में प्रदेश से आए किसान भाइयों ने कहा कि उन्हें यहाँ नई नई तकनीकियों के बारे में जानकारी मिली है, जिससे फसल की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन किसानों का ये भी कहना है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं से वो वंचित हैं, जिसके कारण वो चाहते हुए भी इन संसाधनों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। मेले में कुछ साहित्य मिले हैं, उससे फसल से संबंधित और नई तकनीकी कुछ मशीनें के बारे में भी जानकारी मिली है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है, जो शासन है, केंद्र शासन है या राज्य शासन है, बड़ी बड़ी घोषणाएं तो कर देते हैं कि बैंक से लोन हो जाएगा, लेकिन बैंक में मेरे अंदाज से 1 या 2% लोन हो पाता है। बाकी 98% थक हार के किसान चुपचाप घर बैठ जाता है, तो वो नई तकनीकी का प्रयोग नहीं कर पाता। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। अगेती लौकी की खेती करके किसान ले सकते हैं अधिक आय। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, सब्जी में लौकी की बाजार मांग को देखते हुए यदि आप इसकी अगेती फसल लेना चाहते हैं तो इसकी बुवाई इस समय आप कर सकते हैं। लेकिन अभी सर्दी कुछ अधिक पड़ रही है और ऐसे में इसकी बुवाई करते समय कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को अमल में लाना होगा ताकि आप लौकी की अगेती फसल लेकर अधिक लाभ हासिल कर सकें। तो किस प्रकार से करें लौकी की अगेती खेती, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RL भारद्वाज। लौकी की अगेती बुआई करके किसान भाई अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो अगर हम इस समय लौकी की बुआई करते हैं तो उससे बाजार भाव अच्छा मिलता है। इसके लिए किसान भाइयों सभी प्रकार की, जिसमें बलुई दोमट से लेके दोमट, भारी मृदा में भी आसानी से हम लौकी की काश्त कर सकते हैं। ऐसी मिट्टियां जिसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा मध्यम हो, जिसका पीएच मान 8 से कम हो, 6.5 से 8 के बीच का पीएच मान लौकी के लिए अच्छा रहता है। साथ साथ में मिट्टी में लवणीयता और क्षारीयता की समस्या नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक जलवायु की बात है, ये ग्रीष्मकालीन फसल है, बहुत अधिक तापमान सहन करने की इसमें क्षमता होती है, पर इसके अंकुरण के लिए लगभग 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए इसको हम फरवरी माह में आसानी से बो सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, यदि सर्दी ज्यादा पड़ रही हो तो लौकी की पौध आप लो टनल में तैयार कर सकते हैं ताकि बीजों का अंकुरण आसानी से हो सके। लो टनल में लगभग 11 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई के जो लो टनल होते हैं, उसका खर्चा लगभग 400 रुपये के आसपास आता है। पर इसे अगर हम अगेती बुआई लो टनल में कर देते हैं तो उसे हमें बहुत ही अच्छा बाजार भाव मिलता है फलों का। किसान भाइयों, इसकी बुआई करने से पहले जब खेत की तैयारी करते हैं तो उसमें एक बार अच्छी प्रकार से मिट्टी पलटने वाले हल या कल्टीवेटर चला के उसमें रोटोवेटर चला दिया जाए और 2 या 3 बार उसमें कल्टीवेटर चलाएं। एक चीज़ इसमें आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जिन काश्तकारों के यहाँ पे फरवरी माह में सरसों की कटाई हो जाती है,
उनको संपूर्ण खेत तैयार नहीं करने के बजाय 8 फीट की दूरी पे 3-3 फीट की खेत की तैयारी ही कर सकते हैं और उस क्षेत्र में ही संपूर्ण मात्रा में खाद और उर्वरकों का प्रयोग करके बेल बना सकते हैं और उसमें भी इसकी बुआई करने से काफ़ी कम समय में फसल तैयार होती है और जो इंटरकल्चर ऑपरेशन या बीच में जो खेत तैयारी के लिए जो खर्चा होता है वो भी नहीं लगता है। साथ में जो सरसों की जो पीछे का जो भाग रह जाता है उसके ऊपर बेल आने से बेल में वायु संचार और सूर्य की रोशनी ज़्यादा मिलने से उसमें उत्पादन बहुत अच्छा बढ़ता है। इसके अलावा अधिक पैदावार लेने के लिए इसको हम सदाई विधि से भी तार के ऊपर लगभग 6 फीट ऊंचाई पे तार का जाल बना करके उसमें भी हम चढ़ा सकते हैं। उसमें फलों का आकार बहुत अच्छा रहता है और उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है। आइए अब बात करते हैं अधिक उपज देने वाली किस्मों के बारे में, ताकि आप समय पर इन किस्मों की बुआई करके अच्छी उपज ला सकें। जहाँ तक बात करें हम इसकी उन्नत किस्मों की तो पूसा समर प्रोलिफिक राउंड होता है, पूसा समर प्रोलिफिक लौंग है, पूसा मेघदूत है, पूसा नवीन है और इसके अलावा अर्का बहार बहुत ही अच्छी किस्म है। इसके अलावा दूसरी जो संकर किस्म है उनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल एक बात का ध्यान रखिए किसान भाई, बहुत बड़ी जो लौकी है उसका बाजार में ज़्यादा मांग नहीं रहती है। छोटी साइज की लगभग 1 फीट लंबाई की हो और गर्थ भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पतली डार्क गहरे हरे रंग की जो लौकी होती है उसकी मांग होती है। तो इस चीज़ में आप ध्यान रखिए कि बाजार की मांग के अनुसार ही आप किस्म का चयन कीजिए। लौकी की फसल से ज्यादा उत्पादन लेने हेतु खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करना भी ज्यादा उत्पादन के लिए आवश्यक है। जहाँ तक इस फसल में खाद और उर्वरकों की बात है, ये बहुत ज़्यादा खाद और उर्वरकों की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। लगभग 150 से 200 क्विंटल अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद संपूर्ण खेत में नहीं मिला करके नालियों में मिलाई जाए, क्योंकि इसकी 2 नालियों के बीच की दूरी 6 से 8 फीट होती है। इसलिए संपूर्ण खेत में मिला हुआ गोबर उसको अच्छी तरह से नहीं मिल पाता है, केवल नाली में मिला दें। 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से लौकी के लिए नालियों में मिला दिया जाए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा मतलब 30 किलोग्राम 30 दिन पे और 30 किलोग्राम 60 दिन पे खड़ी फसल में सिंचाई के तुरंत बाद में नाली में देने से पैदावार में अच्छी वृद्धि होती है। जहाँ तक इसके बुआई का समय है, उसमें हम बुआई फरवरी के प्रथम सप्ताह से लेकर के मार्च और अप्रैल में इसकी बुआई आसानी से कर सकते हैं। परंतु अगर हम अगेती बुआई करते हैं या लो टनल में इसकी बुआई कर लेते हैं तो पैदावार हमें जल्दी प्राप्त होती है और उसके बाजार भाव काफ़ी अच्छे रहते हैं। बाकी 15 फरवरी तक आप सरसों के खेत में या फिर उसके बाद में मार्च में आप गेहूं के खेत में भी इसकी बुआई आसानी से कर सकते हैं। पर जैसे जैसे हम बुआई में देरी करते हैं वैसे वैसे बाजार भाव में कमी आती जाती है। जहाँ तक इसके बीज दर की बात है, अगेती और ग्रीष्मकाल की बुआई करने के लिए 4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। पहला बीजों को आप अगेती बुआई के लिए पानी में डिप कीजिए, लगभग 8 घंटे तक पानी में डुबो करके रखिए और उसके बाद में बावस्टीन से 3 से 5 ग्राम बावस्टीन 1 किलोग्राम बीजों को उपचारित कीजिए। लगभग 10 ml क्लोरोपाइरीफास 1 किलोग्राम बीजों में मिला करके उसके बाद में सुखा लीजिए बीजों को करीबन आधे घंटे के बाद में, और उसमें आवश्यकता अनुसार आप एजेटोबैक्टर और पीएसबी कल्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीजों की बुआई करने से पहले खेत में नालियां बनाने की आवश्यकता होती है और नालियों के 2 नालियों के बीच की दूरी भूमि की उर्वरता के हिसाब से 6 फीट से लेकर के 8 फीट की रखी जाती है। जो मिट्टियां बालू है या हल्की है उनमें 2 नालियों के बीच की दूरी 6 फीट रखते हैं, और जो काली मिट्टी है या दोमट मिट्टी है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, उसमें 8 फीट का डिस्टेंस रखा जा सकता है। नालियों की जो चौड़ाई है वो लगभग 45 सेंटीमीटर रखते हैं। जहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती है वहाँ पे उत्तर से दक्षिण नालियाँ बनानी चाहिए और केवल पूर्व की तरफ बीज बुआई करनी चाहिए। पर जहाँ पे हवाएं बहुत ज़्यादा नहीं चलती है वहाँ पे नाली के दोनों तरफ बीजों की बुआई की जा सकती है। एक बीज से दूसरे बीज की दूरी लगभग 1.5 से 2 फीट रखी जाती है। जहाँ पे उर्वरता कम होती है वहाँ पे 1 फीट पे भी बीजों की बुआई की जा सकती है। लौकी की फसल में खरपतवार और सिंचाई प्रबंधन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है।
तो किस प्रकार करें लौकी की फसल में खरपतवार एवं सिंचाई प्रबंधन, आइए जानते हैं। इसके साथ साथ में किसान भाइयों, इसमें निराई गुड़ाई और सिंचाई की जहाँ तक बात है, खेत को बहुत साफ सुथरा रखना पड़ता है। बहुत अच्छा ये होगा कि सिंचाई करते समय आप बीच में जो खाली जगह है, जो स्पेस 6 से 8 फीट का है, उसमें आप किसी भी प्रकार से पानी नहीं छोड़ें और उससे खरपतवार नहीं पनपेंगे। अंकुरण के 15 दिन बाद में, 45 दिन बाद में और 60 दिन बाद में खेत में किसी भी प्रकार का कोई खरपतवार पनप रहा हो तो उसको निकाल देना चाहिए। हल्की गुड़ाई, शुरू की अवस्था में हल्की गुड़ाई करके इसके पास में एक पौधे में अगर 10 से 15 ग्राम वर्मी कंपोस्ट या अच्छी प्रकार से सड़ी हुई कंपोस्ट थोड़ी मात्रा में, लगभग 10 किलोग्राम यूरिया के साथ में, 10 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिला करके अगर पौधों को देते हैं तो इसकी शुरुआती बढ़वार अच्छी होती है और जल्दी उत्पादन लेना शुरू हो जाता है। अगर फसल कमज़ोर रह रही है, ज़्यादा अच्छी बढ़वार नहीं हो रही है, तो इसमें NPK पॉलीफीड का स्प्रे भी लगभग 35 दिन के आसपास किया जा सकता है, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। फूलों में अगर इसमें फूल झड़ने की समस्या भी कई बार देखी जाती है, ऐसा हो रहा हो तो 5 ml प्लेनोफिक्स 15 लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव करने से इसको आसानी से ज़्यादा मात्रा में फल उत्पादन लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, अगर आप इसकी उत्पादन अधिक प्राप्त करना चाहते हैं तो अच्छे प्रकार से खेत का प्रबंधन कीजिए और अगेती बुआई करके आप जो उसमें लो टनल में भी बुआई कर सकते हैं या इसका नर्सरी में रोप तैयार करके ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं या इसकी जो है मल्च के साथ में अगेती बुआई कर सकते हैं। अगर आप 15 दिन अगेती बुआई कर लेते हैं तो बाजार के अच्छे भाव प्राप्त करके इस फसल से बहुत ही अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। बकरियों में लगने वाले रोग और परजीवियों से बचाव का उपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जो किसान भाई बकरी पालन कर रहे हैं वो बकरियों में लगने वाले रोग और परजीवियों से बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक पशु विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. गौर से। बकरियों की स्वास्थ्य रक्षा कैसे की जाए, उनमें कौन कौन से रोग होते हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि बकरियों में प्रमुखतः PPR रोग होता है, दूसरा गलघोंटू रोग होता है, मुंह पका खुरपका रोग होता है और साथ में जो है इनमें एंट्रोटॉक्सीमिया होता है और दस्त रोग होते हैं। तो इन रोगों से बचाव के लिए ये जरूरी होता है कि हम वार्षिक टीकाकरण कार्यक्रम अमल में लाएं। किसान भाइयों, यदि आप बकरी पालन करते हैं तो उससे अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि बकरियों में होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु उचित समय पर टीकाकरण करवाया जाए। साथ ही साथ बकरियों के आहार तथा आवास प्रबंधन पर भी उचित ध्यान दिया जाए, तभी आपकी बकरियां इन बीमारियों के प्रकोप से बच सकती हैं, क्योंकि इन रोगों के प्रकोप के बाद इलाज करवाने पर आपको अधिक रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। इसलिए इलाज से ज्यादा अच्छा बचाव ही होता है। परिवहन के समय हमें PPR का टीकाकरण करना है। आने के पश्चात वर्षा ऋतु के पूर्व गलघोंटू रोग का टीका और मुंह पका खुरपका रोग का टीकाकरण करें बकरियों में। और इसके पश्चात जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म होती है तो आंत्रशोथ रोग जो होता है, एंट्रोटॉक्सीमिया जिसे कहते हैं, उससे बचाव के लिए हमें टीकाकरण करना जरूरी होता है। उसकी वैक्सीन आती है, रक्षा ET वैक्सीन कहते हैं उसको, या मार्केट में और भी कंपनियां हैं जो कि आंत्रशोथ की, PPR की और मुंह पका खुरपका रोग की, इनके टीकाकरण जो है उपलब्ध होते हैं। और बकरियों में टीकाकरण अगर करा लेंगे तो जो इनमें रोग होते हैं उन रोगों की रोकथाम हो जाएगी और मृत्यु दर पर पूरी तरह से नियंत्रण किया जा सकता है। अब रोग ना हो इसके लिए हमारे पशुपालक भाइयों को जो सावधानी रखनी होगी, पहला तो आवास गृह की साफ सफाई जरूरी है। साथ में हम जो इनको आहार पोषण में, चाहे वो चराई के माध्यम से कर रहे हों या इनको
आवास गृहों में हरे चारे उगाने के पश्चात चारे दे रहे हों, पत्तियां दे रहे हों, वो किसी तरह से प्रदूषित नहीं होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। बारिश में जो भंडारण हम करते हैं चारे का, भूसे का, उनमें क्या है फफूंद आ जाती है भूसे में। तो इस तरह हमें ये देखना है कि हम इस तरह से प्रदूषित सूखा चारा भी ना खिलाएं। हमारा जहां भंडारण दाना मिश्रण का होता है, जहां हम मक्का का दलिया रखते हैं, खली रखते हैं, चुनी चोकर रखते हैं, उनमें भंडारण में चूहों का नियंत्रण करते रहे। क्योंकि होता क्या है कि हम जहां पर ये विभिन्न घटक जो रखते हैं दाना मिश्रण के, वो चूहे खा जाते हैं और उसको प्रदूषित भी करते हैं, दाना मिश्रण के अवयव को। वो उसमें क्या है कीटाणु विषाणु सभी मौजूद रहते हैं जो कि बीमारी उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। जल जो है वो उनको पीने के लिए स्वच्छ उपलब्ध होता रहे। अगर और समय समय पे आवास गृहों की चूने से पुताई करना भी आवश्यक है। हर 3 महीने में आवास गृह की खोलियों की पुताई करें, खाने की नांद की पुताई करें और हर 15 दिन के अंतराल पे पानी की नांद की पुताई करें। बकरियों में कुछ अंतः तथा बाह्य परजीवियों का भी प्रकोप होता है, जिसमें से बाह्य परजीवी बकरियों की त्वचा पर चिपककर उसका खून चूसते हैं तथा अंतः परजीवी पेट के अंदर रहकर बकरियों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इसलिए इन परजीवियों से बकरियों को बचाना जरूरी होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आइए जानते हैं। 2 तरह के परजीवी होते हैं। एक तो होता है बाह्य परजीवी, जैसे मच्छर है, मक्खी है, जुए हैं, पिस्सू है, किल्ली है, ये लग जाते हैं। क्योंकि ये बाह्य परजीवी क्या करते हैं, शरीर में लग जाते हैं, लगने के पश्चात ये खून चूसते हैं। खून चूसने से क्या होता है कि धीरे धीरे एनीमिक कंडीशन आ जाती है, रक्त की कमी आ जाती है और हमारे बकरे बकरियां कमजोर होते चले जाते हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए पेक्टोसाइड या बाजार में ब्यूटॉक्स दवाइयां आती हैं, वो समय समय पे इनको पानी में घोलने के पश्चात कपड़े से पोंछाई करें। और साथ में ये सावधानी रखना होगा कि बकरे बकरी किसी तरह उनको चाटे ना, क्योंकि चाटने से उनको क्या है कि ये जो दवाई है ये घातक सिद्ध हो सकती है। मुंह पे जो है मास्क लगा दे बकरे बकरी के, तो वो किसी तरह चाट नहीं पाएगी। और इस तरह से हम बाह्य परजीवियों से अपने बकरी बकरियों की रोकथाम कर लेंगे। और साथ में अंतः परजीवी जो होते हैं, इनमें गोल कृमि भी होते हैं, चपटे कृमि भी होते हैं। और साथ में जब ये चरने जाते हैं तो घोंगे वगैरह में जो है लिवर फ्लूक इन्फेस्टेशन के परजीवी होते हैं। उन परजीवियों की रोकथाम के लिए पहले 21 दिन में इनको जो है कृमिनाशक दवा दें, जैसे कि पेनाकर है, एल्बेंडाजोल घोल है, इनको पिलाना जरूरी होता है। और फिर हर 3 महीने के अंतर से जो है इन्हें अंतः परजीवियों को मारने के लिए अंतः कृमिनाशक दवा जो है देना अति आवश्यक होता है। अगर हमने बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी दोनों पर नियंत्रण अगर पा लिया तो हम जो पोषक तत्व संतुलित आहार दे रहे हैं निश्चित रूप से वो उनके शरीर को प्राप्त होगा और उनके शरीर की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने में ये सहायक सिद्ध होंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सिमरा बोरीपुर, जिला बरेली के कृषक शैलेंद्र सिंह ने। यह मुर्गियों की अच्छी बढ़वार के लिए आहार प्रबंधन के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो शैलेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मुर्गों और मुर्गियों में जो मांस उत्पादन के लिए पाले जाते हैं और जो अंडे उत्पादन के लिए पाले जाते हैं उसमें कुछ आहार संबंधी जानकारी लेंगे। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मांस उत्पादन के लिए जो पाले जाते हैं जिन्हें की सामान्यतः हम ब्रॉयलर कहते हैं, उसमें आहार की बात करें तो जो शुरुआत में जो इनका फीड होता है ब्रॉयलर स्टार्टर, उसके अंदर प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा 22 से 24% होता है और एनर्जी की मात्रा 2900 किलो कैलोरी होती है। जबकि ये होता है 0 से 4 हफ्ता तक, और 4 सप्ताह के बाद में ब्रॉयलर फिनिशर राशन यूज किया जाता है जिसके की अंदर प्रोटीन की मात्रा 20 से 22% और ऊर्जा की मात्रा 3000 किलो कैलोरी होती है।
शुरुआत में प्रोटीन मात्रा इसलिए ज़्यादा दी जाती है क्योंकि इस टाइम में मसल डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए उनके जो आहार में है प्रोटीन की मात्रा अधिक रखी जाती है। और बाद के अंदर ऊर्जा की रिक्वायरमेंट आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए उस टाइम में एनर्जी की मात्रा ज़्यादा रखी जाती है। जैसे कि चूज़ों में ब्रॉयलर चूज़ा और लेयर चूज़ा में केवल आहार में जो प्रोटीन की परसेंटेज है उसका अंतर होता है और एनर्जी का अंतर होता है। चिक स्टेज है उसके अंदर अपन 2650 ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ग्रोअर स्टेज में 2550 की और लेयर स्टेज में 2750 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और प्रोटीन परसेंटेज वैसे ही चिक स्टेज में इसमें 18%, ग्रोअर स्टेज में 19% और लेयर परसेंट में 20% प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पर जब मुर्गियों में अंडों का उत्पादन शुरू हो जाता है तब उसको कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है, इसलिए उसको बाहर से हम मार्बल चिप्स ग्रिट उसके आहार में मिलाते हैं जो कि 5 से 8% तक मिलाया जाता है। और अगर किसान जो आहार है इनका अगर अपने फार्म पे बनाता है तो सामान्यतः 55% तक इसमें हम मक्का यूज़ करते हैं। उसके ऊपर डी-ऑयल्ड राइस ब्रान, फिश मिल और प्रोटीन सोर्स के लिए जीएनसी, ग्राउंडनट केक, मस्टर्ड केक, सोया केक ये यूज़ किए जाते हैं। कुछ जगह जहां अवेलेबिलिटी हो वहां फिश मिल भी यूज़ किया जा सकता है जो कि प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। और मिनरल के लिए मिनरल मिक्सचर और सॉल्ट यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया, फिर लेयर है तो लेयर में हम एक और भी ऐड कर देंगे मार्बल चिप्स जो कि 5 से 8% तक इनको खिलाया जाता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संचित जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित कृषि आधारित मौसम पूर्वानुमान। फूल और फली बनने की अवस्था पर मटर की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।